आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसका जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या आप लोग खुद इसको देखोगे। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका है मैच द फॉलोइंग, ये भी आप लोग पीडीएफ फाइल में इसको रीड करोगे। और तीसरा भी है इसका मैच द फॉलोइंग। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी ये इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड वेरिड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी बायोडाइवर्सिटी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं एक ख़ास एरिया में। एंड मेक अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट को बैलेंस बना के रखती है। यानी यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनकी जो इंटरडिपेंडेंट होती है, उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट हमारी बैलेंस्ड रहती है। तो उसके बाद बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ्स के लिए, हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इज़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स and microorganisms are responsible for the water we drink, the air we breathe and the soil on which we grow food। यानी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं की वजह से वाटर वी ड्रिंक, पानी हम ले सकते हैं, एयर वी ब्रीथ, हमें हवा मिल सकती है, और हमारे लिए यही चीज़ें एक सोर्स बनती हैं मिट्टी का, जिस मिट्टी पे हम फूड ग्रो करते हैं और उसको हम खा के सर्वाइव करते हैं। और वी डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर एग्जिस्टेंस। यानी अगर हम सर्वाइव कर सकते हैं, अगर हम ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो हाली बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये था बायोडाइवर्सिटी का पहला जो इसका पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हम लोगों की वजह से, यानी हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी वजह से जो फ्लोरा एंड फ्योना है, यानी साइंटिफिकली नेम दिया गया है प्लांट्स और एनिमल्स को फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा कहते हैं प्लांट लाइफ और फ्योना कहते हैं एनिमल्स लाइफ। तो वो ज़्यादा डिप्लीट हुए हैं, उनकी डिप्लीशन हुई है, वो कम हुए हैं। तो वो हमारी वजह से, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिप्लीट हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ है? तो सबसे पहले इसमें आता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। यानी जिस वक्त अर्बनाइजेशन आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो डेवलप होते हैं, अर्बनाइजेशन यानी शहर बन जाते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, इंडस्ट्रियाँ कायम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को काट कर ज़्यादा ज़मीन साफ़ की जाती है, तो जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों मुतासर होते हैं। दूसरे नंबर पर अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर फूड प्रोडक्शन। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो जो फूड की प्रोडक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा फूड चाहिए। तो उसके लिए फॉरेस्ट हैव टू बी कट टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर। तो ज़्यादा फूड के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो इसलिए फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर अडॉप्ट की जाती है। तो इससे भी डिप्लीशन होती है फ्लोरा एंड फौना लाइफ की। और उसके बाद तीसरे नंबर पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव काज्ड द सबमर्जेंस ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट। जिस वक्त बड़े प्रोजेक्ट कायम किए जाते हैं, बड़ी डैम्स बनाई जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ट्रीज़ और फॉरेस्ट को कम किया जाता है, और प्रोजेक्ट्स और डैम्स के लिए जगह बनाई जाती है, जिससे डिप्लीशन होती है। और उसके बाद माइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट काज है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना।
माइनिंग एक्टिविटीज़ आर अनदर रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। यानी जिस वक्त हम देखते हैं कि जंगल काटे जाते हैं या ट्रीज़ काटे जाते हैं या फिर और किसी किस्म से जिस तरह डैम्स बनाई जाती हैं, पानी में कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे डिप्लीशन होती है, प्लांट्स की भी, जंगल काटे जाएं तो प्लांट्स की डिप्लीशन होगी, और साथ में जंगलों में जो जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, उनकी भी डिप्लीशन उसी तरह से होगी। तो इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो प्लांट्स लाइफ और एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, उनकी डिप्लीशन करती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 120 वर्ड्स में। तो डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्वेड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा है और प्रोटेक्ट करके रखा है, संभाल के रखा है, उसका आंसर देना है। तो देखो इंडिया में किस तरह से कम्युनिटीज़ कंजर्व करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेस्ट को। द कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 ए पार्ट है, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व्स विलेजर्स टुक bold steps against mining and cited the Wildlife Protection Act, which gave legal protection to the habitat of animals and banned hunting. सरिस्का टाइगर रिजर्व एक जगह है इंडिया में, वहाँ पर विलेजर्स जो गांव वाले हैं उन्होंने एक स्टेप उठाया कि उन्होंने ना वहाँ पर माइनिंग होने दी और ना ही वहाँ पर हंटिंग करने दी, जिससे जो हैबिटेट्स है एनिमल लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाए। तो वहाँ पर एक एक्ट उन्होंने लगा दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पर आकर ना ही माइनिंग कर सकता है ना हंटिंग कर सकता है, जिससे डिस्टर्ब हो जाए एनिमल हैबिटेट। तो ये एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा रास्ता है जिससे उन कम्युनिटीज़ ने प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को। बी पार्ट है इसका, इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द inhabitants of 5 villages have taken over 1200 hectares of forest land. They have formed their own rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife. The forests are called the Behrodev Dakau Sanctuary. तो इसी तरह से राजस्थान में भी इसी तरह का एक एक्ट लगाया गया, एक ऐसा तरीका किया गया जिसकी वजह से वहाँ पर भी लोगों ने अपने रूल्स और रेगुलेशन कायम किए, जिसकी वजह से ना वहाँ हंटिंग होती है और ना किसी और किस्म की एक्टिविटी की जाती है जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो तीसरे नंबर पर, द चिपकू मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas. People have also helped in the forestation with indigenous species. यानी एक और मूवमेंट चिपकू मूवमेंट जो हिमालयाज़ में चलाई गई, जो बहुत ही हद तक कामयाब रही, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो डिफॉरेस्टेशन थी उस पर रोक लगा दी और इफॉरेस्टेशन के प्रोसेस को लोगों ने आगे चलाया, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्पीशीज़ थी, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, वो बच गई। इसके साथ डी पार्ट जो है, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लोकल पीपल हैज़ अंडरटेकन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। और ई पार्ट इसका है, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी हैज़ शोन द crop production is possible without the use of synthetic chemicals। और इसी तरह से फार्मर्स ने बीज बचाओ आंदोलन के तहत क्या किया कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी उसको इस तरह से पॉसिबल किया कि जिसमें किसी भी किस्म की केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी किसी किस्म की जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं क्रॉपिंग की, जिसमें ज़मीन को फर्टिलाइज़ किया जाता है खाद के ज़रिए, तो किसी भी किस्म की ऐसी केमिकल खाद उन्होंने यूज़ नहीं की और उन्होंने अपना पुराना ही तरीका अपना के रखा और वो क्रॉपिंग पॉसिबल होती रही।
तो इस तरह से बहुत सारी इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोटेक्टेड करके रखा। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम जो पाँचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको लगता है तो उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे।